की पहली किस्त आज वित्त मंत्री ने जारी कर दी। एमएसएमई यहां फोकस में रहे, जहां सबसे ज्यादा राहत और पैसा दिया गया। इसके अलावा एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए भी राहत पेश की गई। सरकार ने ऐलान किया कि वो और 3 महीने तक नियुक्त और कर्मचारी दोनों के हिस्से का ईपीएफ भरेगी। भारी घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रखे गए हैं। हालांकि उन्हें इस सहायता के बदले आम उपभोक्ताओं का ख्याल रखना होगा। सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर राहत देते हुए टीडीएस की दर को 25% घटा दिया है और इस तरह के हर तरह के टैक्स रिटर्न को तुरंत प्रोसेस करने का वादा है और इनकम टैक्स रिटर्न की और असेसमेंट की तारीखों को भी आगे बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन को 6 महीने बढ़ाकर बिल्डरों को भी राहत दी गई है। There is a collateral-free automatic loan for MSMEs which is being provided. This will give facility up to 3 lakh crores. 25 crore outstanding for those MSME units for whom 25 crore is the outstanding loan, or 100 crores whose turnover will benefit from this. These loans will have a 4-year tenure and there will be a moratorium given for 12 months. These are going to be 100% credit guaranteed over as a cover given to banks and NBFCs on principal and interest. 45,000 crore liquidity infusion through a partial credit guarantee scheme for the NBFCs in particular. This is an existing scheme, but we are expanding its scope. Expanding its scope only because it will now cover borrowings such as primary bond issued, the commercial papers. So all these will constitute the liability side of the balance sheet, but we are getting into that area also. But in this case, as different from the previous one, 20%, the first 20% loss alone will be borne by the guarantor, which is Government of India. Discoms today are facing unprecedented cash flow problems. They desperately need help. Otherwise, they are unable to pay the power generating companies. You know, all the states, Discoms are in serious crisis. So in order to help them, there is a emergency liquidity injection which is happening to the extent of 90,000 crores. We have now, from, let us say, tomorrow till 31st March 2021, reduced the TDS rates and the TCS rates by 25% of the existing rate. So if the existing rate is 100, it will be reduced by 25%. This reduction, we think, will release nearly 50,000 crores in the hands of the people who otherwise would have paid it as TDS. This reduction alone is going to give 50,000 crores back to the people, in the sense it will be in their hands rather than coming in as payment of taxation. चलिए इन ऐलानों को अब विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय भी जुड़ गए हैं। तो लक्ष्मण, यहाँ पर इतने बड़े आर्थिक पैकेज की जो पहली किस्त का ऐलान हुआ है उसको हमें समझाएं विस्तार से। सबसे पहले एमएसएमई की बात करते हैं, किस तरह से राहत दी गई है? देखिए, एमएसएमई को जो राहत दी गई, इसका मुख्य मकसद ये है कि एमएसएमई को हम ज़्यादा से ज़्यादा नकदी मुहैया कराएं। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उनको अतिरिक्त कर्ज मिलना मुश्किल होगा, तो अतिरिक्त कर्ज उनको दिया जाए। इसीलिए सरकार ने खास व्यवस्था की है 3 लाख करोड़ रुपए का, जिसके तहत जिन एमएसएमई के ऊपर कर्ज है उसके ऊपर वो 20% एडिशनल एडवांस कैपिटल ले सकते हैं। 20% एडवांस एडिशनल कैपिटल लेंगे। पहले 12 महीने में उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, कोई प्रिंसिपल नहीं देना पड़ेगा और इस अतिरिक्त कर्ज के लिए उनको कोई भी बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी, कोई कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा, सरकार खुद इसकी गारंटी देगी। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए का फंड का ऐलान किया गया है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत एमएसएमई जिसका भविष्य काफी अच्छा होगा उसमें एक इक्विटी के तौर पर हिस्सेदारी लेगा फंड और फिर एमएसएमई को एक सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए एक बड़ी राहत की खबर यहां पर आई है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है उनके लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन में कटौती करना भी एक बड़ी राहत की बात मानी जा सकती है। हालांकि इससे
बड़ी बात जो नॉन सैलरीड एम्प्लॉय लोगों के लिए है वो है आपको टीडीएस और टीसीएस में 25% की कटौती किया जाना। मुझे लगता है ये नकदी बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। करीब 50,000 करोड़ रुपए नकदी सिर्फ इस फैसले से आने की संभावना है। लक्ष्मण, थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे इस पर। यहाँ पर एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है, इससे कितनी बड़ी राहत होगी और इससे मूल उद्देश्य क्या होगा सरकार का? देखिए, दरअसल एमएसएमई की परिभाषा पिछले कई सालों से हूबहू थी। इसका नतीजा ये निकलता था कि जो एमएसएमई अभी हैं एक कायदे से कहें व्यवहारिक तौर पे, वो एमएसएमई के दायरे में नहीं आते थे। उसमें कोई बड़ा निवेश करना चाहता था, बड़ा निवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि निवेश जैसे ही करेगा एमएसएमई के दायरे से बाहर आ जाएगा। फिर वहां पे सरकार की तरफ से जो इंसेंटिव दी गई है वो इंसेंटिव का हकदार नहीं रहेगा। इसमें माइक्रो जो इंडस्ट्री थी उसको ही बड़ी दिक्कत आई थी। घरेलू कुटीर उद्योग जिनका कारोबार तो बड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ही कारोबार को और आगे फैलाना चाहते थे वो माइक्रो की परिभाषा से अलग हट जाते थे। इसका नतीजा ये होता था कि उनके ऊपर कई सारे टैक्स की रियायतें जो है वो खत्म हो जाती थी। इसी तरह से मीडियम इंटरप्राइजेस, इन सब की परिभाषा में बदलाव किया है और इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, इसका टर्नओवर बढ़ा दिया गया है, चाहे माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम इंटरप्राइजेस हो, और इसके इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका नतीजा ये होगा कि सबसे पहली बात कि कारोबार अपना फैला सकेंगे एमएसएमई, दूसरी बात वो ज्यादा निवेश ला सकेंगे और जैसे जैसे मांग बढ़ेगी उस हिसाब से अपने कारोबार को और आगे चलकर दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे क्षेत्रों में ला सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई के लिए भी इस मोर्चे पर ही बड़ी राहत की बात है। लक्ष्मण, इसके अलावा एनबीएफसीज को लेकर जो राहत दी गई है, खासतौर से 45,000 करोड़ का जो प्रावधान है, इसको कैसे अमल में लाया जाएगा? देखिए, ये जो 45,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, दरअसल ये सरकार की कोशिश ये है कि एनबीएफसी जिनके ऊपर जो छोटे एनबीएफसी, ध्यान दीजिए छोटे एनबीएफसी है, उसको सरकार ये राहत देने की कोशिश कर रही है इस पैकेज के जरिए। और इसमें सरकार की कोशिश ये होगी कि जो छोटे एनबीएफसी है उसके इक्विटी को खरीदा जाए। सरकार एक एसपीवी बनाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए सरकार अपना इक्विटी इशू करेगी और एमएसएमई का इक्विटी खरीदेगी और उसके एवज में एमएसएमई को, एनबीएफसी को सरकार पैसे देगी तो क्या होगा, एनबीएफसी के पास जो बैड लोन होने की स्थिति में है, स्ट्रेस है, लोन स्ट्रेस है, वो काफी हद तक सरकार के पास आ जाएगा और उसके एवज में सरकार जो है वो दरअसल उनको पैसा देगी। ये सुझाव रिजर्व बैंक की तरफ से ही आया था। उस रिजर्व बैंक की तरफ से सुझाव पर अमल करते हुए वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया। ये फैसला कई मायनों में मुझे लगता है कि अहम है। पहला, जो छोटे मझोले एनबीएफसी थे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां थी, उनके लिए बड़ी राहत है कि उनको एक अतिरिक्त लिक्विडिटी मिल जाएगी, जो कोई बैंक उनको पैसा देने को तैयार नहीं थे। और साथ ही साथ दूसरी बात यहां पर ये होगा कि जो रेटिंग होता है इनके पेपर का, AA या फिर इससे नीचे की रेटिंग वाले जो एनबीएफसी होंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होंगी, उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और पहली बार अगर नुकसान होता है उनको, तो पहली बार नुकसान होने पे 25% तक की भरपाई, 20% तक की भरपाई केंद्र सरकार खुद करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया बैंक से एनबीएफसी ने पैसा लिया और एनबीएफसी को नुकसान हो गया, पहली बार अगर नुकसान होता है तो 20% तक की गारंटी सरकार देगी। ऐसे में बैंक भी एनबीएफसी को लेंड करने से, पैसे देने से नहीं कतराएंगे। इस वजह से ये कई मायनों मुझे लगता है कि काफी अहम खबर है एनबीएफसी के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा लक्ष्मण, हमें संक्षेप में आप बता दीजिए कि डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स के अलावा जो पीएफ को लेकर ऐलान किया गया है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी किस तरह से राहत देने की कोशिश की गई है? देखिए, सबसे पहली बात कि डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बात यह की गई है टीडीएस और टीसीएस के दरों में 25% की कटौती की गई है। ये टीडीएस और टीसीएस की दरों में कटौती करने का मतलब ये हुआ कि नॉन सैलरीड क्लास के लोगों के लिए, नॉन सैलरीड क्लास का मतलब ये हुआ कि जो अपना कारोबार करते हैं या फिर कहीं के सप्लायर हैं, कहीं के वेंडर हैं, वो जब पेमेंट लेने जाते हैं तो उनका टीडीएस काट दिया जाता है। टीडीएस की अलग अलग दरें होती हैं। अब वो टीडीएस जो काटा जाएगा वो कम काटा जाएगा, 25% कम काटा जाएगा। तो एक तो पैसे की बचत वहां पर हो गई। दूसरी बात यहां पर यह किया गया है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख में बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे पीएफ कंट्रीब्यूशन में यह कहा गया है कि अगर निजी कंपनी के एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, तो उसमें जो पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% होता था उसे घटाकर 10% करने का फैसला लिया गया। तो यह भी एक तरह से लिक्विडिटी बढ़ाने की बात जब हम कर रहे थे तो एक सवाल उठता था कि ठीक है, मान लीजिए इंडस्ट्री उत्पादन करना शुरू कर दे, एमएसएमई सामान बनाना शुरू कर दे, आगे खरीदेगा कौन, डिमांड कहां से आएगा? तो डिमांड पैदा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। उस डिमांड को पैदा करने के लिए कदम काफी मददगार साबित होंगे। टैक्स में रियायत देना, टीडीएस में कटौती करना। बिल्कुल। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि कल भी कुछ ऐलान होंगे और वो क्या हो सकते हैं हमें जानना है आपसे। लेकिन इस बीच हमारे साथ केआर चौकसी
के देवेंद्र चौकसी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले यहाँ पर बाजार किससे देखेगा इन ऐलानों को? चौकसी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद संपर्क यहाँ पे टूट गया है। लेकिन लक्ष्मण, जैसा कि मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, कल भी यहाँ पर कुछ ऐलान होंगे। इस अध्याय का जो है अगला सेशन कल होने वाला है। बताएं, क्या कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए और कोई राहत पैकेज शामिल होंगे? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कोशिश चल रही है। एक कि डिमांड कैसे बढ़ाया जाए, दूसरा कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सारे कदम तो लिए जा रहे हैं। कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि अगले 3-4 किस्तों में जो राहत पैकेज अब जो आने वाला है, पहली किस्त तो आज आ गई, बाकी के 3 से 4 किस्त जो आने वाली है, उसमें सरकार का फोकस यही हुआ कि लोगों के हाथों में पैसा डालिए। पैसा कैसे डालिएगा? तो एक विकल्प यह है कि किसानों को सबसे ज्यादा पैसा देने की कोशिश की जाएगी। जो PM किसान योजना है उसके तहत अतिरिक्त रकम दी जा सकती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से मांग ज्यादा पैदा हो। दूसरा, असंगठित क्षेत्र के जो लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, उनके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाए। इसको लेके कि स्कीम पर काम चल रहा है, हो सकता है अगर वर्कआउट होता है इसकी भी घोषणा की जा सकती है। हालांकि ये पैसा कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है, जैसे जनधन योजना के साथ इसको लिंक किया जा सकता है। तो अब कोशिश इस बात की होगी कि कैसे खरीदारों के हाथ में पैसा दिया जाए और वो माइग्रेंट लेबर हो, असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए। बिल्कुल लक्ष्मण, शुक्रिया तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच देवेंद्र चौकसी साहब हमारे साथ वापस मौजूद हैं। स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सर, सबसे पहले जो राहत पैकेज का ऐलान हुआ उसकी पहली किस्त की जो घोषणा की गई है, आपको कैसे लगी? तो आज की जो राहत की जो एक घोषणा की गई उसके अंदर लिक्विडिटी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। तो आई थिंक आउट ऑफ 4 L's, आई थिंक दैट टुडे द प्रेफरेंस हैज बीन ऑन द लिक्विडिटी साइड। मेरे ख्याल से आई थिंक एक अच्छी बात इसके अंदर ये हुई है कि बैंकों और NBFC को एक जो विश्वास देना बनता था बाय वे ऑफ आई थिंक गिविंग द क्रेडिट गारंटी, तो ये आई थिंक सरकार ने एक अच्छा काम किया है, क्योंकि आई थिंक इट्स अ बिग मनी विच दे बेसिकली आई थिंक अलाउड फॉर द क्रेडिट अंडर क्रेडिट गारंटी। एट द सेम टाइम MSME सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के तरफ से जो भी पेमेंट बाकी है वो भी पेमेंट अभी आई थिंक गवर्नमेंट विल बी क्लियरिंग इट आउट। सो टू एन एक्सटेंड आई थिंक दे विल हैव लिक्विडिटी इन देयर हैंड। अलॉन्ग विद दैट कोलेटरल फ्री लोन और 12 महीने का जो मोरेटोरियम दिया है 4 साल की लोन के लिए, तो भी एक आई थिंक एक पॉजिटिव मूव गिना जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो करीबन 6 लाख करोड़ के आसपास के आज के जो ये लिक्विडिटी मेजर्स लिए गए उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक 10% का अपना तरफ से स्टिमुलस दिया है, बट बैलेंस मनी आई थिंक दे आर बेसिकली रेजिंग और दे आर लेंडिंग इट टू द बैंकिंग सिस्टम। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फ्रॉम द फिस्कल पर्सपेक्टिव ऑल्सो दिस इज अ वेरी पावरफुल मेजर, क्योंकि आई थिंक इट्स अ फाइन बैलेंस ऑफ आई थिंक स्टिमुलस वर्सेस लैंडिंग इन लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इट विल ऑल्सो मेंटेन द रेटिंग ऑफ द कंट्री in the eyes of the global rating agencies. So all in all positive. I think let us wait and see how the land law and I think labor related. बिल्कुल, मैं उसी पर आना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर और भी कदमों का ऐलान होगा। उसमें बाजार की उम्मीद अब क्या क्या है? मेरे ख्याल से आई थिंक लैंड के अंदर जो एक फैसिलिटेटिव रिफॉर्म्स आने की जरूरत बनती है, क्योंकि आई थिंक जो क्लस्टर डेवलपमेंट करना है इंडिया के अंदर और इंडस्ट्री को यहाँ पे एनकरेज करके लानी है, तो डेफिनेटली आई थिंक लैंड और लेबर दोनों का आई थिंक यहाँ पे एक रिफॉर्म मेजर लेना जरूरी बनता है। इन अ क्लस्टर डेवलपमेंट आई थिंक यू रिक्वायर दैट गवर्नमेंट क्रिएट्स ऑल द लैंड पार्सल एंड दे प्रोवाइड दिस लैंड पार्सल्स टू द इंडस्ट्री। So in the process, industry can set up their units, I think, much faster with better clearances. तो ये चीज के ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हैं गवर्नमेंट, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। लेबर के अंदर भी आई थिंक जो हमारे पास काफी हद तक रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस है लेबर के अंदर, वो प्रैक्टिसेस कैसे ईज आउट होती है उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है। और तीसरी चीज जो कायदे की बात करते हैं, आई थिंक वी लिव इन द ब्रिटिश एरा स्टिल एज फार एज आवर लॉ सिस्टम इज कंसर्न। So to a greater extent, I think we require to have better system as far as the law is concerned. इसी चीज के ऊपर डेफिनेटली आई थिंक काफी हद तक ग्लोबल इन्वेस्टर का एक मदार रखेगा, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्ट करने के लिए आता है, तो व्हेन दे सी आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इन दिस 3 areas, probably आई थिंक दे विल हैव बेटर अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। मैं ऐसा मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने अच्छी तरह से ये चीज को सोचा है, तो अच्छे पैकेज आने की एक बड़ी संभावना बनती है।
चौकसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजारों में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं। और अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। मार्केट से प्रॉफिट कमाने के तरीके जानने हो या निश्चित समय में एक्सपर्ट्स की राय जाननी हो, निवेश के हर तौर तरीके को समझने के लिए आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं मनी कंट्रोल प्रो। अब तक मनी कंट्रोल प्रो ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेगी मार्केट की पूरी जानकारी और हर छोटी बड़ी रिसर्च। सब्सक्राइब करें सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पर। और मनी कंट्रोल प्रो ये जो ऑफर है सिर्फ 14 मई 2020 तक उपलब्ध है। इसके साथ ही आप प्रो 365 कूपन कोड का उपयोग करके ₹20,000 के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी पा सकते हैं। लॉकडाउन से खराब हुई इकोनॉमी की सेहत सुधारने के लिए सरकार ने राहत का मेगा बूस्टर डोज दे दिया है, लेकिन अभी भी कोरोना संक्रमण का संकट थमता नहीं दिखाई दे रहा है। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के साथ दिल्ली से दीपाली नंदा और मुंबई से विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। दीपाली, ताजा आंकड़े कहां तक पहुंचे हैं, बताएं। देखिए, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 3525 नए मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अंकों के मुताबिक जो कुल मरीजों की संख्या है वो 74,500 तक पहुंच गई है। अब तक कोरोना की वजह से 2415 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अगर हम रिकवरी रेट की बात करें कविता, तो हम देख रहे हैं कि हर दिन इसमें सुधार जरूर दिखाई दे रहा है। अब तक 24,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इस लिहाज से जो रिकवरी रेट है वो 32.82% तक पहुंच गया है। यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगी, विस्तार से विवेक गुप्ता बताएंगे। महाराष्ट्र से जुड़ा अपडेट ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने अब केंद्र सरकार से सुरक्षा बल मांगी है। खास तौर पर जो महाराष्ट्र पुलिस है, जिस तरह से विवेक लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि कितने दबाव में वो काम कर रही है और वो भी कोरोना की चपेट में आ रही है, तो पुलिस पर थोड़ा दबाव कम करने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल आर्म प्रोटेक्शन फोर्स की मांग की है। अभी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 24,000 से पार ये आंकड़ा जा चुका है। वहीं दिल्ली की हालत भी काफी खराब होती हुई दिख रही है। अब तक यहाँ पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या 8,000 के पार जा चुकी है। 106 लोगों की मौत राजधानी दिल्ली में हो गई है। हालांकि जो राय दिल्ली वालों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी, उस पर अब तक 4 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज, 10,000 ईमेल और 27,000 मैसेज के जरिए दिल्ली वालों ने अपनी राय दी है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। एक और अपडेट मैं देना चाहूंगी जो कि कुछ ही देर पहले आया है। रेल भवन, जो कि रेल मंत्रालय का मुख्यालय है, उसे 2 दिन के लिए सील कर दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसकी वजह ये है कि रेलवे मंत्रालय की 4वीं मंजिल पर, जहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑफिस है, वहां पर एक जवान कोरोना पॉजिटिव आया है और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग सील कर दी गई है और रेल मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 दिन तक पूरा सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा और उसके बाद ही रेल भवन को खोला जाएगा। ऑलराइट दीपाली, यहाँ पर जुड़ेंगे विवेक गुप्ता से। विवेक, बीते 24 घंटे में अगर हम देखें 1026 नए मामलों की पुष्टि की गई है महाराष्ट्र में। इसके साथ ही सुरक्षा बलों की मांग भी की गई है, पूरा अपडेट दें। कविता, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में लगभग 25,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव के मरीज पहुंच चुके हैं और सिर्फ मुंबई की बात करें तो ये आंकड़ा 15,000 के पार जा चुका है। और जिस बात का राज्य सरकार और मुंबई को सबसे डर था, वो डर अभी भी बरकरार है। मुंबई के सबसे बड़े स्लम और एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी, वहां पर ये आंकड़ा 1,000 के ऊपर जा चुका है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कविता कि सिर्फ धारावी इलाके में 1,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं, जहां पर
9 लोगों की मौत भी हो चुकी है, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार और बीएमसी पूरी कोशिश यही कर रही थी कि स्लम इलाके में किसी तरह से इस वायरस को रोका जा सके, लेकिन जिस तरह से नंबर बढ़ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अब आप धारावी की बात ले सकते हैं कि इसमें 1000 से ज्यादा मामले सिर्फ धारावी में है। हालांकि बीएमसी और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी पूरी कोशिश की और बड़े बड़े दावे भी किए थे कि इसे कंट्रोल करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं वो रुकने का या थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको अपडेट देना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो कोरोना वायरस है वो अब महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस को भी अपनी चपेट में लगातार लेता जा रहा था, कि अब तक के जो डेटा हमारे पास आया है उसमें पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1007 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड मुंबई है। मुंबई में 550 के आसपास पुलिस के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो दिन रात लॉकडाउन के समय ड्यूटी कर रहे थे। उनका प्रेशर कम करने के लिए आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सेंट्रल गवर्नमेंट से फोर्स मंगवाई है। एक सेंट्रल फोर्स यहाँ पे आएगी। बताया जा रहा है कि 20 कंपनी जो है वो महाराष्ट्र में आएंगी और उसमें से 20 में से तकरीबन 10 कंपनी मुंबई में पोस्टेड रहेंगी, ताकि मुंबई पुलिस के ऊपर जो लगातार प्रेशर बन रहा है, काम का जो दबाव है और जिस तरीके से उनके साथी कोरोना वायरस पॉजिटिव पा गए तो कहना कि उनका मोरल डाउन होता जा रहा है। उस मोरल को अप करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें थोड़ा सा आराम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ये मदद मांगी है। तो यही देखा जा रहा है कि जितने की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जो नंबर है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टेस्टिंग सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में हो रही है, इसी वजह से नंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा हैं। कविता, शुक्रिया दीपाली आपका, विवेक आपका तमाम अपडेट के लिए। तो कोरोना वायरस ने हमारी जिंदगी बदल दी है। लॉकडाउन में शुरू हुई वर्क फ्रॉम होम आगे भी जारी रह सकता है। कई कंपनियों के एचआर मैनेजर्स ने अब वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन पूरी खबर को आइए विस्तार से समझते हैं। हमारे सहयोगी असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो असीम, वर्क फ्रॉम होम को लेकर कंपनियां किस तरह की तैयारियां कर रही हैं, किस तरह की पॉलिसीज पर काम किया जा रहा है, बताएं। देखिए, लॉकडाउन की शुरुआत के बाद ही कई सेक्टर के कर्मचारी हैं जिन्होंने घर से काम करने की शुरुआत जो है वो कर दी है। सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में छूट दी है, लेकिन उसमें एक शर्त जो है वो जोड़ दी है कि मात्र 33% कर्मचारी ही ऑफिस जो है आ सकेंगे, बाकी कर्मचारियों को घर से ही काम जो है वो करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन जो है काफी लंबे समय तक जो है वो रह सकती है। तो इसको देखते हुए जितनी भी कंपनियां और उनके एचआर मैनेजर्स हैं उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसीज बनाने की शुरुआत जो है वो कर दी है। इन पॉलिसीज के अंदर गाइडलाइंस होंगी कि अगर कर्मचारी जो है वो घर से काम करता है तो उसको कितने घंटे काम जो है वो करना पड़ेगा, उसको ब्रेक लेना तो वो किस तरह से ब्रेक जो है वो लेगा, उसको छुट्टी लेनी है तो वो छुट्टी जो है वो किस तरह से लेगा, उसका वर्क परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो है वो किस तरह से होगा, उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो किस तरह से होगा। तो इसकी पॉलिसीज कंपनियों ने बनाने की शुरुआत जो है वो कर दी है। खासतौर पर कई सेक्टर्स हैं जिसमें आईटी है, बीपीओज है, जो कि लगातार घर से काम जो है वो कर रहे हैं उनके कर्मचारी। तो उस जो कंपनी है उनको लगता है कि अगर किसी कर्मचारी को किसी भी तरह की परेशानी आती है तो वो किस तरह से डील करेगा, इसके लिए एक सेट प्रोसेस जो है वो होनी चाहिए। तो उन्होंने कंपनियों ने एक गाइडलाइंस बनाने की शुरुआत जो कर दी है। ये डील करेंगी कि अगर कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से डील करना, तो इसके लिए गाइडलाइंस बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। खासतौर पर अगर वर्क फ्रॉम होम जो है काफी लंबे समय चलता है तो कंपनियां चाहती हैं कि एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर, एक गाइडलाइंस हो जिससे कि कर्मचारियों की आने वाली परेशानियों को डील जो है वो किया जा सके। तो इसकी सारी कंपनियां जो है वो तैयारी कर रही हैं। शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए। मार्केट से प्रॉफिट कमाने के तरीके जानने हो या अनिश्चित समय में एक्सपर्ट्स की राय जाननी हो, निवेश के हर तौर तरीके को समझने के लिए आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पे सब्सक्राइब कर सकते हैं मनी कंट्रोल प्रो। और अब तक मनी कंट्रोल प्रो ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। मनी कंट्रोल प्रो पर आपको मिलेगी मार्केट की पूरी जानकारी और हर छोटी बड़ी रिसर्च। सब्सक्राइब करें सिर्फ ₹1 प्रतिदिन के दर पर मनी कंट्रोल प्रो। और ये ऑफर सिर्फ 14 मई 2020 तक उपलब्ध रहेगा। और इसके साथ ही आप प्रो 365 कूपन कोड का उपयोग करके ₹20,000 के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी पा सकते हैं।